वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉल साइंस चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता का अंत को समझने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध जो है वो आपका पहले चैप्टर नंबर 1 था, लेकिन 2 साल से शीत युद्ध को काट दिया गया है। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, वरना आपको ये वाला चैप्टर जो है ठीक से समझ नहीं आएगा। तो शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम ठंडा युद्ध। मतलब कि यह है कि दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, पर लड़ेंगे नहीं। दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है, वो सोचेगा कि मैं बड़ा हूँ, वो सोचेगा कि मैं बड़ा हूँ, वो कहेगा कि मेरे पास ज़्यादा हथियार है, वो कहेगा कि मेरे पास ज़्यादा हथियार है, वो कहेगा कि मैं टेक्नोलॉजी में बड़ा हूँ, वो कहेगा कि मैं टेक्नोलॉजी में बड़ा हूँ। लेकिन ये लोग युद्ध नहीं करते, सिर्फ अपनी अपनी बड़ाई करेंगे। तो इसमें युद्ध नहीं होता, सीधे सीधे कोई युद्ध नहीं होता कि हथियारों को लेके ये लड़ रहे हैं। तो वो युद्ध इसमें नहीं होता, सिर्फ इनकी विचारधाराओं का युद्ध। अब विचारधारा क्या है। यूएसए और यूएसएसआर, ये दो देशों के बीच हुआ था शीत युद्ध। अब यूएसएसआर यानी रशिया, रशिया और सोवियत संघ, इसको हम दोनों बोल सकते हैं क्योंकि रशिया का ही इसमें प्रभुत्व था यूएसएसआर में। और यूएसए यानी अमेरिका, यूएसएसआर रशिया। तो यूएसए जो है इसकी आइडियोलॉजी थी पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी क्या होती है। पूंजीवादी यानी किसी एक कंपनी में निजी स्वामित्व। ये निजी स्वामित्व को ज़्यादा मानते हैं कि किसी एक ही बंदे का उसमें प्रभुत्व होता है। और जो यूएसएसआर वाले हैं वो समाज को लेके चलते हैं कि पूरे समाज का भला होना चाहिए। तो ये जो आइडियोलॉजी थी पूंजीवादी और साम्यवादी, ये दोनों यूएसए और यूएसएसआर की अलग अलग थी। ठीक है। अब यूएसए जो है वो पश्चिमी खेमे के देश इसको बोला गया, यूएसएसआर को पूर्वी खेमे के देश। अब पश्चिमी खेमे के देश, इसी को हम पहली दुनिया के नाम से भी जानते हैं, और यूएसएसआर को हम दूसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरी दुनिया और पहली दुनिया और तीसरी दुनिया भी थी, इन लोगों ने अपनी अलग अलग ही दुनिया बना रखी है। तो अभी हम देखते हैं कि तीसरी दुनिया क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कि पहली दुनिया ये है, दूसरी दुनिया ये है, और तीसरी दुनिया ये है। जब हम पढ़ेंगे तो तीसरी दुनिया के बारे में भी जानेंगे। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो ये रहा हमारा इंडिया। तो पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया, ये है हमारा इधर रशिया, ये अमेरिका, और ये सारे जो गुटनिरपेक्ष नीति में थे, जो कि इसको भी नहीं मानते थे और इसको भी नहीं मानते, जो गुटनिरपेक्ष में थे, जो कि हमारा इंडिया भी था। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आपने ये समझ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या था। इसके बाद है शीत युद्ध का समय या दौर। शीत युद्ध का दौर कब से कब तक था। शीत युद्ध का दौर था सन 1945 से लेकर 1991 का समय शीत युद्ध के दौर के नाम से जाना जाता है। इस दौर में विश्व जो है वो दो खेमों में बट गया था, जो कि मैंने आपको बताया, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। पश्चिमी खेमे में यूएसएसआर और पूर्वी खेमे में यूएसए। और यह सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक था। 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। ये जो शीत युद्ध है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ। इससे पहले यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक ही गुट में थे। इससे पहले यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक ही गुट में शामिल थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। चलो हमने देख लिया कि शीत युद्ध का दौर क्या था। अब हम देखेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। अब जो पूरा विश्व दो ध्रुव में बट गया था, इसका अंत कैसे हुआ, इसको हम जान लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं परिचय। शीत युद्ध के समय बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। अब बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जिसमें शीत युद्ध के लिए दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसको हम शीत युद्ध के प्रतीक मानते हैं। अब 1989 पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। 1989 में पूर्वी जर्मनी की जो आम जनता थी, इसने इस दीवार को गिरा दिया। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का एक प्रतीक थी। मतलब जो यूएसएसआर और जो यूएसए था, उन दोनों के बीच में ये दीवार बंटवारा करती थी, यानी विभाजन करती थी। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन से लगती थी। पश्चिमी बर्लिन मतलब पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। ठीक है। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही, और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया।
ये दीवार 100 किलोमीटर लंबी थी, 150 किलोमीटर, और ये 28 वर्षों तक खड़ी रही। ये एमसीक्यू आपका इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है कि दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही और ये दीवार कब टूटी, यानी कब इसको जनता ने तोड़ दिया। तो 9 नवंबर 1989 को ये जनता द्वारा तोड़ दी गई। चलिए आगे देखते हैं। तो सोवियत प्रणाली क्या थी? तो हम सोवियत प्रणाली को समझते हैं। समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर, रूस, इसको हम रूस भी जानते हैं क्योंकि इसमें रूस का ही प्रभुत्व था। अब रूस में 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। कौन आया? रूस। ठीक है। अब एक एमसीक्यू आपका यहाँ से भी बनता है कि रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी। ठीक है। क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई। जो ये समाजवादी क्रांति थी वो पूंजीवादी के विरोध में हुई थी, मतलब यूएसए जो अमेरिका है उसकी विचारधारा के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की ज़रूरतों से प्रेरित थी और ये समाजवाद को बढ़ावा देती थी, उसी को मानती थी, उसके आदर्श का पालन करती थी। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ में अंकुश में आ गए। अब जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। ठीक है। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ ने समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला। मतलब इन सभी देश जो पूर्वी देश हैं इनकी राजनीति और सामाजिक जो व्यवस्था थी इसको सोवियत संघ ने समाजवाद के तर्ज पर ढाला, मतलब समाजवाद इसको बना दिया। इन्हें ही समाजवादी खेमे या दूसरी दुनिया कहा गया, जो कि मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी अभी। दूसरी दुनिया मतलब जो रशिया था, यूएसएसआर, ठीक है, वही दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। दूसरे ये आपका एक एमसीक्यू भी बनता है कि यूएसएसआर में दूसरी दुनिया को क्या बोलते हैं। तो ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियाँ उभरी थी, यूएसए और यूएसएसआर। तो यही सोवियत संघ भी एक महाशक्ति के रूप में उभरा। अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ की विशेषता। अब जो सोवियत संघ है यानी रशिया है, इसकी विशेषता क्या है? ये वैसे आपका पूरा एक क्वेश्चन बनता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये। सोवियत संघ की विशेषता क्या है? रशिया की विशेषता मतलब इसमें ऐसा क्या था जो इसको विश्व में सबसे बड़ा बनाता है? तो अमेरिका को छोड़ दे, मतलब अमेरिका तो सबसे बड़ा था ही, अगर अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। इसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली भी बहुत उन्नत थी। ठीक है। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें खनिज तेल था, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद भी शामिल थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी अब आगमन की शुभ अवस्थिति और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। अब जो दूर दूर के देश हैं, दूर दूर के इलाके जो हैं वो भी आपस में अगर जुड़ जाएंगे तो इनका आवागमन मतलब आना जाना अच्छे से हो जाएगा, जिसके चलते बिज़नेस अच्छा हो जाता होगा। बिज़नेस अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आएगा। अब सोवियत संघ का घरेलू उत्पाद जो मतलब ये अपने ही देश में बनाते थे वो बहुत उन्नत था और पी से लेकर तक सभी चीज़ें उत्पादन वहाँ होता था। ये गलत हो गया है, इसमें होगा सुई से लेकर कार। सुई से लेकर कार मतलब छोटी से छोटी चीज़ को लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ भी इनके अपने देश में बनती थी। ठीक है। तो ये यहाँ पे कार होगा और ये सुई है। ठीक है। सुई से लेके कार तक यहाँ पे बनती थी। सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ रियायती दर पर मुहैया कराती थी और बेरोज़गारी नहीं थी। और जो सरकार है वो छोटी से छोटी ज़रूरत को भी पूरा करती थी। छोटी से छोटी ज़रूरत एक आम इंसान की क्या होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य है, तो ये ज़रूरत उसको पूरा कराती थी। लोक कल्याण की अन्य चीज़ें भी मुहैया कराती थी और बेरोज़गारी वहाँ पे नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। मतलब जो मिल्कियत यानी जो ज़मीन है उस पर निजी स्वामित्व नहीं था, मतलब किसी एक बंदे की ज़मीन नहीं हो सकती, उस पर पूरा राज्य का स्वामित्व था। राज्य मतलब सरकार। अब पॉल साइंस में हम राज्य जहाँ भी आए वो आप समझ लेना कि वो सरकार के बारे में बात हो रही है। तो राज्य का ही स्वामित्व था मिल्कियत पर तथा भूमि और अन्य उत्पादों पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। इसीलिए तो हम इसको साम्यवादी कहते हैं, क्योंकि इसमें राज्य का ही स्वामित्व होता है।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण। सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों? विघटन मतलब नष्ट। सोवियत संघ नष्ट क्यों हो गया? इसमें इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी थी, इतनी अच्छी चीज़ें थी, फिर ये नष्ट क्यों हो गया? इसका विघटन क्यों हुआ? तो देखो, नागरिकों की आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ लेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे। तो नागरिकों की आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना। सरकार नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। सोवियत संघ पर नौकरशाही का सिकंजा। जो सोवियत संघ थी उस पर नौकरशाही का सिकंजा हो गया, मतलब सरकार ने अपने सिकंजा कर लिया। और समाजवादी पार्टी का राजनीति पर अंकुश। जो समाजवादी पार्टी थी उसी का सिर्फ राजनीति पर अंकुश रह गया था, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी भी बोलते हैं। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर। मतलब जो सोवियत संघ था, रशिया रूस था, वो संसाधन जो थे इसके पास, उसका अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर कर रहा था, ना कि ये कि जनता पर करे। जनता की भलाई के लिए उपयोग नहीं कर रहा था, वो परमाणु हथियार को बनाने में लगा हुआ था। प्रौद्योगिकी की और बुनियादी ढांचे में पश्चिम देशों की तुलना में पीछे होना। अब जो टेक्नोलॉजी थी और जो इसका बुनियादी ढांचा था, उसमें ये पश्चिम देश यानी अमेरिका से पीछे रह गए थे, और ये बात जनता को पता चल चुकी थी। सोवियत संघ पर रूस का वर्चस्व होना। अब जो सोवियत संघ है उस पर रूस का ही वर्चस्व था। जो बाकी के छोटे छोटे देश थे उसको ये कुछ नहीं समझते थे, सिर्फ रशिया को ही इस पर वर्चस्व था। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध करना। अब मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जो कि वहाँ इन सभी जो वहाँ ये सब कुछ चल रहा था इसके विरोध में वो सुधार करना चाहते थे, लेकिन जनता ने उसका विरोध कर दिया, क्योंकि अब तक वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। अब लोगों में अपने राष्ट्र के लिए भावनाएं जागने लगीं कि हमारा राष्ट्र है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रवादी भावनाएं जागी और संप्रभुता की इच्छा का भी उभार हुआ, इसलिए इसका विघटन हो गया। साम्यवादी पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। जो साम्यवादी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। ये भी एक कारण है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। अब ये मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने इसमें सुधार की व्यवस्था को लागू किया। वे 1980 के दशक के मध्य में यानी 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देश यानी अमेरिका में सूचना और टेक्नोलॉजी में क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, वहाँ पे विकास हो रहा था, और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। तो गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। गोर्बाचेव ने क्या किया कि पश्चिम के देशों से अपने संबंध अच्छे बनाए, यानी यूएसए से संबंध को सामान्य किया, ठीक किया, और अपने सोवियत संघ को ये लोकतांत्रिक रूप देना चाहते थे। इस फैसले के कुछ परिणाम रहे जिनका कोई अंदाज़ा नहीं था। इन देश की जनता ने अपनी सरकार और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। अब जो ये देश की जनता थी उसने सोवियत का वो विरोध तो कर ही रहे थे, इसलिए इसका विघटन हो गया। तो वो पूर्वी यूरोप यानी सोवियत संघ की सरकार एक के बाद एक गिर गई। जो पूर्वी यूरोप है यानी सोवियत संघ है, इसमें जो सरकार थी वो एक के बाद एक गिरती जा रही थी। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था, और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति में तेजी हुई। अब जो देश के अंदर है बहुत ही संकट वाली स्थिति पैदा हो गई थी कि तो इसलिए जो स्थिति पैदा हुई थी जिसमें परिणाम रहे कि लोग मिखाइल गोर्बाचेव की किसी बात को नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अभी इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी विरोध किया, क्योंकि अगर वो मिखाइल गोर्बाचेव जो सुधार की नीति चला रहे हैं, अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो उन नेताओं का क्या होगा कि वो गोर्बाचेव जीत जाते, इसलिए नेताओं ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 1991 में तख्ता पलट भी हुआ। 1991 में तख्ता पलट हुआ। बोरिस येल्सिन जो कि वहाँ के राष्ट्रपति थे, इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे एक नायक के रूप में उभरे।
रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीत लिया जो कि वहाँ की जनता द्वारा कराया गया था। केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मॉस्को से गणराज्य की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्य ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग की। अब विघटन क्यों हुआ? क्योंकि देश के अंदर ही लोग आपस में अलग अलग गणराज्य बनाने की मांग भी करने लगे थे। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। कुछ देश ऐसे थे जो सोवियत संघ के ही साथ रहना चाहते थे। 1991 के दिसंबर में बोरिस येल्त्सिन ने नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी कि सोवियत संघ अब समाप्त हो गया है, जो कि बाद में जाके 15 गणराज्यों में बट गया था, जिसमें जो रशिया था वो उभरा था निकल के रशिया को, और इसके बाद आता है अमेरिका का वर्चस्व शुरू हो जाता है इसके बाद। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।